हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 4 मेरी जीवन रेखा पढ़ेंगे। पाठ 4 मेरी जीवन रेखा ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया और 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया। 21 दिसंबर सन 1938 में इनका निधन हो गया। विनय विनोद, विचार विमर्श, साहित्य संदर्भ, नैषध, चरित्र चर्चा, अद्भुत आलाप, साहित्य सीकर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इसमें विचार विमर्श, साहित्य संदर्भ और साहित्य सीकर अधिक महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। प्रस्तुत आत्मकथा के निबंध में ये जो निबंध है आत्मकथा की विधा में लिखा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने जीवन में आने वाले संघर्षों को, है ना, जिंदगी में आने वाली समस्याओं को और संघर्षों को, मुश्किलों, कठिनाइयों को इस निबंध में दिखाने का प्रयास किया है, उजागर किया है उनको। उन्होंने अपने जीवन यात्रा में, अपनी जिंदगी में अनेक कठिन परिस्थितियों को झेला और बड़े ही मजबूती के साथ उनका सामना किया। अपने जीवन में हमेशा इस आगे बढ़ते रहने का, है ना, उन समस्याओं का दृढ़ता के साथ सामना करते हुए आगे बढ़ते रहने का लक्ष्य सामने रखा। पूरी ईमानदारी और पूरे विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। ऐसा करने से मनुष्य को आत्मसंतोष प्राप्त होता है और जब वह अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करता है और वो कार्य पूर्ण हो जाता है, उसमें वो सफलता प्राप्त कर लेता, तो उस उत्साह बढ़ता है ना, उसके उस कार्य के प्रति उसकी लगन बढ़ती है और अन्य कार्यों के प्रति उसकी जो एकाग्रता है, उसकी रुचि है, वो बढ़ती जाती है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से, अपने निजी स्वार्थ हैं उनसे ऊपर उठकर अगर कोई अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करता है तो वो उच्च सफलताओं को जरूर प्राप्त करता है। लेखक ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य इसी तरह पूरी ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का पालन करते हुए किया और हिंदी साहित्य की महान सेवा की। लेखक कहते हैं कि मैं क्या हूं, ये प्रत्यक्ष है, ये आप लोग के सामने है, परंतु मैं क्या था इस विषय का ज्ञान मेरे खास लोगों को ही है, वो भी पूरी तरह से नहीं है, बहुत कम ही है ना। उसका ज्ञान भी, उसके विषय में भी बहुत कम जानते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे अनेक बार अनेक पत्र भी लिखे और मीठी झिड़कियां भी दी, उलाहना, है ना, कि मैं अपने जीवन के विषय में या जीवन कथा के लिखूं। पूरी तरह से मैं उनकी आज्ञा का पालन कर पाऊं कि अपने विषय में, अपने जीवन के विषय में सारा कुछ लिख दूं, इतना साहस तो मुझ में नहीं है। पर क्योंकि ऐसा करते हुए मुझे संकोच होता है, लेकिन जो मेरे अपने कृपा करने वाले, मुझ पर कृपा करने वाले लोग हैं, मैं उनकी बात को ठुकरा नहीं सकता। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, उनकी आज्ञा के लिए उनकी आज्ञा को ठुकरा देना, ना मानना, अवज्ञा करना धृष्टता होगी, है ना। इसलिए मैंने अपने जीवन की कुछ खास बातों को मैं एक सूत्र के रूप में, है ना, एक दूसरे से जोड़ते हुए चलूंगा और उसके विषय में लिखता हूँ। बड़े बड़े लोगों ने इससे पहले मैदान मार रखे, मतलब बहुत से लोगों ने अपनी जीवन कथा लिख रखी है। मैं एक देहाती, एक ग्रामीण का एकमात्र पुत्र था जिसके मासिक वेतन मात्र 10 रुपये था। मैंने गांव के मदरसे में, उस समय उर्दू पढ़ाई जाती थी मदरसों में, है ना, तो मैंने अपने गांव के मदरसे में थोड़ी सी उर्दू पढ़ी, घर पर थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी और 13 वर्ष की आयु में ही 26 मील दूर रायबरेली के स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गया, है ना। अंग्रेजी का महत्व था, नौकरी आसानी से प्राप्त हो जाती थी, ब्रिटिश सरकार का शासन था, तो उन्होंने
गांव के मदरसे में उर्दू, और 13 वर्ष की आयु तक, और थोड़ी बहुत घर में संस्कृत पढ़ी, क्योंकि संस्कृत पढ़ने पढ़ाने का माहौल था घर में। और 13 वर्ष की आयु में 26 मील दूर रायबरेली के स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गया। और जब जाता तो आटा दाल घर से ही पीठ पर लाद कर ले जाता, 2 आने की फीस वहां पर स्कूल में देता। दाल में ही आटे के पेड़े और टिक्कियां पकाकर खा लेता, क्योंकि रोटी बनाना तो मुझे आता नहीं था। संस्कृत भाषा उस समय ब्रिटिश सरकार शासन के समय स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती थी, उसे अछूत समझा जाता था। विवश होकर अंग्रेजी के साथ मुझे फारसी भाषा पढ़नी पड़ी। 1 वर्ष किसी तरह काटा, और फिर पुरवा, फतेहपुर और नाव, इन 4 स्थानों में 4 वर्ष काटे, है ना। पहला जो साल था उन्होंने रायबरेली के स्कूल में काटा, और उसके पश्चात पुरवा, फतेहपुर और उन्नाव के स्कूल में 4 वर्ष कटे। और कौटुंबिक उत्तरावस्था, कुटुंब की बुरी स्थिति के कारण मैं इससे आगे न पढ़ सका, और मेरी स्कूली शिक्षा वहीं समाप्त हो गई। 1 साल मैंने 15 रुपए के पर महीने, है ना, 15 रुपए प्रति माह पर अजमेर में नौकरी की। फिर पिता के पास बम्बई पहुंचा, वहां तार का काम सीख लिया। तार क्या, जीआईपी रेलवे में तार बाबू का काम सीखा। उन्हें 50 रुपए मिलने लगे। बचपन से ही मेरी जो प्रवृत्ति थी, जो स्वभाव था, वो सुशिक्षित पढ़े लिखे लोगों के संगति में रहना था। इसलिए देवयोग से, देवताओं की कृपा से, हरदा और होशंगाबाद, इन स्थानों में मुझे सुशिक्षित जनों की संगति प्राप्त हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि मैंने अपने जीवन के 4 सिद्धांत या 4 आदर्श निश्चित। पहला था कि वक्त की पाबंदी, रिश्वत न लेना, अपना काम ईमानदारी से करना, और लगातार ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहना, है ना। ये देखिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, वृद्धि के लिए, है ना, ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना। पहले 3 सिद्धांत थे, इसके अनुकूल आचरण करना तो सरल था, लेकिन चौथे के अनुसार चूंकि बहुत अधिक काम होता था, इसलिए चौथे के अनुसार सचेष्ट रहना, इतना समय नहीं मिल पाता था, इसलिए उसमें सचेष्ट रहना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैं लगातार प्रयास करता रहा, सतत प्रयास माने लगातार के अभ्यास करता रहा, तो इस कार्य में भी सफलता मिल गई कि मैं लगातार ज्ञान प्राप्त के वृद्धि के लिए प्रयास करूं। तो मैंने तार बाबू, इसी से प्रेरित होकर मैंने तार बाबू, टिकट बाबू, माल बाबू, स्टेशन मास्टर, यहाँ तक कि रेल की पटरियां बिछाने वाले और सड़क की निगरानी करने वाले प्लेटियर तक का काम सीख लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो ऑफिसर्स थे उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, मेरी तरक्की होती चली गई। और सिर्फ एक बार मैंने एप्लीकेशन दिया तरक्की के लिए, बाकी तो स्वतः ही होती गई। और जब इंडियन मिडलैंड रेलवे बनी और झांसी में उसके दफ्तर गए, तो जो अफसर थे जीआईपी रेलवे के, वो मुलाजिम वहां पर नियुक्त हुए, तो वो अपने साथ ट्रैफिक मैनेजर नियुक्त हुए, तो मुझे भी अपने साथ झांसी ले गए, और नए नए काम मुझसे लेते गए, और मेरी पदोन्नति, मैंने मेरी तरक्की करते गए। इसका मुख्य कारण तो उन जो अफसर थे उनकी मुझ पर विशेष कृपा थी, और दूसरा जो गौण कारण तो यह था कि उनकी मुझ पर कृपा थी, और दूसरा कारण यह था कि मेरे ज्ञान के प्रति जो लिप्सा, ज्ञान की भूख थी, है ना। प्रथम कारण, जो मुख्य कारण, मेरे ज्ञान के प्रति भूख थी, इसलिए मैंने इतने तरह के काम सीखे, और उस ज्ञान को देखकर ही ये अवसर मुझे झांसी लाए और मेरी तरक्की करते गए। और दूसरी बात कि उन साहब बहादुर जो अफसर थे, उनके गुणों को ग्रहण करने की क्षमता, कि किसी में कोई गुण, क्वालिटी, योग्यता नजर आए तो उसका लाभ उठाया जाए, ये, है ना। तो ये उनके गुण ग्राहकता थी। और इसलिए कुछ वर्ष बाद मेरी मासिक आय तो बहुत अधिक हो गई, मेरी योग्यता से भी कई गुना हो गई। अब लेखक कहते हैं कि यदि मैं किसी के अत्याचार को सहन कर लूंगा, मुझसे जितना अधिक काम लिया जाए मैं तो कर सकता था, मैं किसी के अत्याचार को सहन लूंगा तो इसकी तो मेरी सहनशीलता तो दिखती है, अवश्य पता चलती है, पर मुझे यह अधिकार नहीं हो जाता कि मैं दूसरों पर भी अत्याचार करूं। मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन मैं दूसरों को पर भी प्रेशर बनाऊं, ऐसा ये अधिकार मुझे नहीं है। परंतु कुछ समय के पश्चात जो मेरे प्रभु थे, जो ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे द्वारा
मेरे द्वारा मेरे अधीन कर्मचारियों पर, औरों पर, मैं मेरे अधीन जो काम करते थे उन पर अत्याचार कराना चाहा। उन्होंने मुझसे कहा कि इतने कर्मचारियों को लेकर सुबह रोज 8 बजे दफ्तर आ जाया कर और ठीक 10 बजे मेरे कागज मेरी पेज पर लाकर रख दो। मैंने कहा कि ठीक है, मैं 8 बजे आ जाऊंगा, पर औरों को आने के लिए मैं लाचार नहीं करूंगा। उन्हें हुक्म देना है तो ये आपका काम है। और बाद में बात बढ़ गई और मैंने बिना सोच विचार के ही अपना इस्तीफा दे दिया। बाद में उस इस्तीफे को लेने के लिए अनेक प्रकार की सिफारिशें उस साहब अफसर द्वारा की गई, लेकिन सब व्यर्थ था, क्योंकि क्या इस्तीफा लेना चाहिए? मैंने यह अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी ने विषैले स्वर में मुझसे कहा, क्या थूक कर भी कोई चाटता है? मैं बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम धन्य हो। तब उसने 8 आने रोज तक की आमदनी से मुझे और माने खिलाने पिलाने और गृह कार्य चलाने का दृढ़ संकल्प पक्का निश्चय किया कि वो 8 आना प्रतिदिन माने 15 रुपये महीने में वो घर का खर्च चला लेगी। मैंने सरस्वती की सेवा में हर महीने मुझे, जब मैं इसी रेलवे की नौकरी के दौरान सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य लेखक करते थे, तो उन्हें हर रोज 20 रुपये, उन्हें हर महीने 20 रुपये मिलते थे और उजरत एवं डाक खर्च के लिए 3 रुपये मिलते थे, तो 23 रुपये हो जाते थे। इसी में उन्होंने पति पत्नी ने संतुष्ट रहने का निश्चय किया। मैंने सोचा कि किसी समय, तो सबसे पहले जब उनकी नौकरी लगी थी तब तो मुझे मात्र अजमेर में 15 रुपये ही मिलते थे, है ना। ये तो उससे अधिक है, 15 से अधिक है, 1.5 गुना है। मेरे जैसे देहात में रहने वाले व्यक्ति के लिए इतनी आमदनी, इतना था जो आय थी, ये बहुत थी। अब लेखक अपने परिवार के विषय में बताते हैं कि अपने पिता के विषय में। मेरे पिता ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत समय शासन किया। तो मेरे पिता ईस्ट इंडिया कंपनी की एक पलटन में सिपाही थे, सैनिक थे। वे मामूली हिंदी जानते थे, पढ़े लिखे थे और वो लक्ष्मण जी के बड़े भक्त थे। वो पढ़े लिखे थे लेकिन ईश्वर भक्त थे। सिपाही के काम से छुट्टी के बाद उनको जब समय मिलता तो राम और लक्ष्मण जी की पूजा किया करते थे। उनके सभी सिपाहियों ने उनका नाम लक्ष्मण जी रखा हुआ था। किनका? इनके पिता का, है ना, क्योंकि वो राम लक्ष्मण की जी की पूजा करते तो लोग उनको लक्ष्मण जी कहते। गदर माने जब देश आजाद हुआ तो हिंदू मुस्लिम जो दंगे हुए, है ना, जब विभाजन के समय, तो उस गदर में इनके पिताजी की जो पलटन थी वो भागी हो गई, है ना, बगावत कर ली उसने सेना से और भाग आए वहां से। तो जो बच निकले तो वो तो बच गए, लेकिन जो अंग्रेज सेना की पकड़ में आ गए, है ना, सैनिक, तो वो तोपों से उड़ा दी गए। पलटन उस समय होशियारपुर में थी। तो इनके पिताजी भी जब वहां से भागे तो वहां सतलुज नदी है जो बहुत गहरी भी है और बहुत तेज धारा वाली भी। तो इनके पिता ने उस सतलुज की वेगवती धारा माने तेज धारा में अपने आप को अर्पण कर दिया, माने उसमें कूद गए। 1-2 दिन तक वे बेहोशी की हालत में दूर तक आगे निकल गए, कई कोस दूर, कई मीलों, सैकड़ों मीलों दूर आगे निकल गए और फिर वहां एक किनारे पर लग गए। जब उनको होश आया तो मोटी घास खा कर के तिनके चूस चूस कर उन्होंने अपने में कुछ शक्ति संपादन की, माने शक्ति इकट्ठा की। मांगते खाते साधु वेश में वो कई महीने के बाद घर आए। घर पर कुछ दिन रहे और फिर इधर उधर भटकते हुए फिर चले गए और वल्लभ संप्रदाय के गोस्वामी जी के यहाँ वो नौकरी करने लगे। उस गोस्वामी की मुलाजियत में रहे और फिर सदा के लिए उसे भी छोड़कर, उस काम को भी छोड़कर घर आ गए। मेरे पितामह माने दादा अलबत्ता संस्कृतज्ञ थे। उन्हें संस्कृत का क्या ज्ञान घर में हुआ प्राप्त, पहले पेज पर हमने देखा है। तो मेरे पितामह अलबत्ता संस्कृत के ज्ञानी थे, बहुत अच्छे पंडित थे। बंगाल की छावनियों में वो पलटन के जो सैनिक थे वो उनको पुराण सुनाया करते थे। उनकी सैकड़ों, उनके हाथों से लिखी हुई, हस्तलिखित माने हाथ से लिखी हुई सैकड़ों पुस्तकें थी जो उन्होंने, माने उसमें छंद लिखते थे, कुछ लेख लिखते थे।
तो उन पुस्तकों को बेच बेच कर मेरी पितामही दादी ने मेरे पिता और पितृव्य माने चाचा का पालन पोषण किया। और जब मैं बड़ा हुआ तो 2-4 पुस्तकें मेरे हाथ में भी लगी, लेकिन मेरे चाचा दुर्गा प्रसाद नाम था उनका, वो नाम मात्र को हिंदी और कैथी जानते थे, है ना, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, थोड़ी बहुत कैथी और हिंदी जानते थे, पर उनमें क्या थी, अद्भुत नए नए किस्से बना करने की योग्यता थी, क्षमता थी, जैसे कल्पना शक्ति के आधार पर नए किस्से बना लेना, ऐसी अद्भुत शक्ति थी। तो रायबरेली के दानाशाह गौरा के गौरव के तत्कालीन उसी वक्त के तालुकेदार भोपाल सिंह के यहाँ वो किस्से कहानियां सुनाने के नौकर थे, क्योंकि उस वक्त मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, दादी नानी कहानियां सुनाती थी। तो ऐसे में अगर लोगों का मनोरंजन करने के लिए कोई वे किस्से कहानी सुनाने के लिए मिल जाए तो उसे भी नौकरी पे बड़े बड़े लोग रख लेते थे। मेरे नाना और मामा भी संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञानी थे। मामा की संस्कृतज्ञता का परिचय स्वयं मैंने उनके पास बैठकर प्राप्त किया कि बहुत अधिक ज्ञानी है। मैं नहीं कह सकता कि शिक्षा प्राप्ति मैंने ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा मुझ में है, ये संस्कार मुझे में कहाँ से आया, मेरे पिता से या फिर मेरे ननिहाल जो मामा ना लोग थे उनके पक्ष से आया, या मेरे पूर्व जन्म पिछले जन्म का कोई कृत कर्म अच्छा कर्म था जिस वजह से शिक्षा के प्रति मेरी इतनी रुचि बढ़ी। बचपन से ही मेरा अनुराग मेरा प्रेम तुलसीदास की रामचरितमानस पर था और ब्रजवासी दास की ब्रजविलास पर था। कब? बचपन से, है ना, बचपन से मेरा अनुराग ये तुलसीदास की रामचरितमानस ब्रजवासी दास की ब्रजविलास पर हो गया था। मैंने बहुत सी कविताएं सैकड़ों कविताएं कंठस्थ याद भी कर ली थी, और होशंगाबाद में रहते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि वचन सुधा और स्वामी राधाचरण के एक मासिक पत्र ने मेरे जो अनुराग था ये इसमें और अधिक वृद्धि कर दी। कौन सी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि वचन सुधा और गोस्वामी राधाचरण जी का मासिक पत्र, इनने इस प्रेम में जो मेरा किसके प्रति अनुराग था, शिक्षा के प्रति, इस प्रेम में और अधिक वृद्धि कर दी, ये काव्य पढ़ने में और लेखन में। वहीं मैंने पिंगल का पाठ पढ़ा। पिंगल क्या होते हैं? छंद शास्त्र के आचार्य पिंगल रह चुके हैं। तो फिर क्या, मैं अपने आप को जब पिंगल का भी पाठ पढ़ लिया, पिंगल के विषय में भी कुछ जानकारी इकट्ठा कर ली, तो मैं अपने आप को कवि नहीं महाकवि समझने लगा। ये अभिमान मुझ में आ गया, और ये रोग बहुत समय तक जो का त्यों बना रहा कि मेरे को भ्रम होने लगा कि मैं तो बहुत अच्छा कविता करना जानता हूँ, लिखना जानता हूँ। लेकिन झांसी में जैसे मैं आया तो मैंने पंडितों की एक कृपा से प्राकृतिक कवियों के काव्यों का अनुसरण किया। तो प्राकृतिक गॉड गिफ्ट जिसके कहते हैं, ऐसे कवियों के काव्यों को पढ़ा, उन्हें समझा, तब मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ और छंदवध माने छंदों से बंधे हुए उस कविताओं के जाल से मुक्त हो गया। और कविताएं तो काव्य लिखना मैंने बंद कर दिया, और गद्य में माने लेखों के रूप में कुछ न कुछ लिखता रहा। संस्कृत और अंग्रेजी की पुस्तकों के लिए अनुवाद का कार्य भी करने लगा, ट्रांसलेट करना। अब लेखक बताते हैं कि उन्हें ये सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कैसे मिला। तो जब लेखक झांसी में थे तो वहां के एक उस तहसील के, है ना, झांसी के एक तहसील के स्कूल के एक अध्यापक ने लेखक को एक कोर्स की पुस्तक दिखाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, और कहा उस पुस्तक का नाम था तृतीय रीडर। और उस पुस्तक में अध्यापक महोदय ने अनेक कमियां दिखाई। उस समय मेरी लिखी हुई बहुत सी समालोचनाएं माने कि जो भी लेख होते थे उसमें क्या त्रुटियां रह गई हैं, कौन से अनावश्यक बातें हैं, उनको अलग करना, और आलोचना माने उसके कमियों को बताते हुए उसमें सुधार करना, ऐसी समालोचनाएं प्रकाशित हो चुकी थी। इससे उस अध्यापक के कहने पर भी मैंने तृतीय रीडर की आलोचना लिखकर प्रकाशित कर दी कि उसमें क्या कमियां कैसे सुधर सकती हैं।
मैंने रीडर पढ़ी और अध्यापक महोदय की शिकायत को सही जब पाया, हाँ, ये महोदय ने मुझसे कहा कि मैं उस रीडर की आलोचना प्रकाशित करूं। मैंने रीडर पढ़ी, अध्यापक महोदय ने जो कहा था वो ठीक था, उनकी शिकायत ठीक थी। नतीजा हुआ कि मैंने समालोचना को पुस्तककार में प्रकाशित कर दिया और इस रीडर का स्वात्याधिकारी उस समय प्रयाग का इंडियन प्रेस था, है ना। ये तृतीय रीडर प्रयाग इंडियन प्रेस की थी। अतः उस समालोचना की बदौलत उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि मेरे में ये योग्यता है, तो उन्होंने मुझे अपनी सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य दे डालने की इच्छा व्यक्त की और मैंने इसे स्वीकार कर लिया। यह घटना रेलवे की नौकरी छोड़ने के 1 साल पहले की है ना। तभी तो जब नौकरी छूट गई तो लेखक ने फिर 23 रुपये में उनकी फैमिली ने, पति पत्नी ने अपना जीवन यापन करने का के विषय में सोचा। नौकरी छोड़ने पर जब लेखक की नौकरी छूट गई तो उनके जो शुभ चिंतक थे, उनकी भलाई चाहने वाले लोग थे, उनके मित्र थे, उन्होंने मेरी सहायता करने की इच्छा प्रकट की। किसी ने कहा कि आओ, मैं तुम्हें अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बना लूँगा, माने एक नौकरी दे दूंगा। लेकिन, है ना, लेकिन किसी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर संस्कृत पढ़ूंगा, मतलब मुझे संस्कृत की ट्यूशन पढ़ा दो। किसी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए छापा खाना खुलवा दूंगा इत्यादि। पर लेखक कहते हैं कि मैंने सबकी कृतज्ञता, है ना, सबने मेरे प्रति जो मैंने मेरे लिए कार्य करने की इच्छा व्यक्त की, मैंने उनका आभार व्यक्त किया और लिख दिया कि अभी मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैंने सोचा कि अव्यवस्थित चित्त, जब व्यक्ति कई कार्यों में लगता है तो व्यवस्थित मन नहीं रह जाता। तो अव्यवस्थित चित्त, अव्यवस्थित हृदय की मनुष्य का हृदय अगर अव्यवस्थित रहे तो सफलता में संदेह होता है कि सफलता प्राप्त होगी या नहीं, क्योंकि कई कार्य एक साथ संभव नहीं होते हैं। क्यों न मैं, जो लेखक ने सोचा, क्यों न मैं जो अंगीकृत जो कार्य मैंने लिया हुआ है सरस्वती पत्रिका का, पहले से ही लिया है, मेरी जिम्मेदारी में है, तो इसी कार्य में मैं अपनी सारी शक्ति लगा दूं। लेखक कहते हैं प्रयत्न, कोशिश और परिश्रम, इन दोनों की बहुत महिमा होती है, बहुत महत्व है इसका। एतेव सब तजस हरि भज। मैंने सभी प्रकार के कार्यों को छोड़ दिया और इसी सरस्वती पत्रिका के संपादन कार्य में पूरी तरह से लग गया। अब इसी में अपनी शक्ति, अपनी ताकत खर्च करने लगा। हाँ, जो बहुत थोड़ा सा समय मुझे मिलता तो उसमें मैंने संपत्ति शास्त्र नाम की अनुवाद कर लेता, ट्रांसलेट करता, और समय की कमी के कारण संपत्ति शास्त्र नाम की पुस्तक को छोड़कर मैं किसी अन्य विषय पर नहीं लिख पाया। क्या कह रहे हैं कि जो थोड़ा समय मिलता, पहले तो लेखक कहते हैं कि मैंने पूरा दृढ़ निश्चय किया कि जो कार्य मैंने अंगीकृत किया है, जिसे मैं कर ही रहा हूं पहले से सरस्वती पत्रिका का, मैं उसी में अपनी सारी शक्ति खर्च करूंगा और इंडियन प्रेस से के काम में पूरी तरह से पूरी शक्ति के साथ लग गया। थोड़ा सा समय मिलता तो उसमें ट्रांसलेट करता, अनुवाद करता, कार्य करता, और समय की कमी के कारण एक ही पुस्तक लिख पाया, संपत्ति शास्त्र नाम की, और कुछ नहीं लिख पाया, किसी अन्य विषय पर नहीं लिख पाया। मेरी सेवा से सरस्वती पत्रिका का जो कार्य प्रचार था वो बढ़ता चला गया, और बढ़ता चला गया तो उसकी बिक्री भी बढ़ गई होगी, लोग उसे पढ़ने और पसंद करने लगे होंगे, और जैसे जैसे इसका प्रचार प्रसार बढ़ा, मालिक की कृपा भी इन पर बढ़ती चली गई। ये अपने मालिक के विश्वास पात्र होते चले गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अरे, उनके जो कहते हैं कि इस कार्य के बदले में अब मुझे उतना पैसा मिलने लगा कि मेरी आर्थिक स्थिति रेलवे की नौकरी के समान ही, उस समय मैंने जितना रेलवे की नौकरी में पैसा मिलता था उतना ही पैसा मुझे अब मिलने लगा। इसके जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे चिंतामणि घोष, उनकी उदारता भी इसका कारण थी, और उन्होंने मुझे कभी भी मेरे जो कार्य था संपादन का, उसमें कभी भी कोई अंकुश, कोई नियंत्रण नहीं लगाया, और उनके परिवार के सदस्य भी मुझे
उत्तराधिकारी माने उनके वंशज मुझे अपने परिवार के सदस्य के समान समझते थे। इस समय तो ना जाने कितनी ही महारानियां माने कई पत्रिकाएं हिंदी का गौरव बढ़ा रही थी। उस समय एकमात्र सरस्वती पत्रिका थी जो रानी नहीं थी, पाठकों की सेविका थी। तब उसमें कुछ छापना, उसमें कुछ लिखना, जैसे बोलते हैं ना आज इंडिया टुडे अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, पत्रिका है। वैसे ही उस वक्त सरस्वती पत्रिका जो थी उसमें कुछ छापना, कुछ प्रकाशित करना बड़ी बात मानी जाती थी। ऐसी दशा में लोग मुझे भ्रष्टाचार किया प्रलोभन देने लगे, है ना। कोई कहता कि मेरी मौसी का मदरसिया छाप दो तो मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा, मैंने जीवन चरित्र छाप दो मेरी मौसी का। कोई कहता अमुक सभापति मैंने हमारे नेताजी की स्पीच छाप दो तो मैं तुम्हारे गले में सभापति अध्यक्ष स्पीच छाप दो तो मैं तुम्हारे गले में बनारसी दुपट्टा डाल दूंगा। और कोई कहता बहुमूल्य वस्त्र देने की कोई बात करता, कोई कहता कि मेरे प्रभु का सचित्र जीवन चरित्र, है ना, चित्र सहित उनके जीवन चरित्र जीवन पर के विषय में लिख दो तो मैं तुम्हें एक बढ़िया सी घड़ी या फिर पैर गाड़ी मैंने साइकिल दूँ तुमको भेंट करूंगा। इन प्रलोभनों पे लेखक कहते हैं कि मैं गूंगा बहरा बन जाता और सरस्वती में वही मसाला माने वही लेख जाने देता जिसमें पाठकों को का लाभ हो। मैं उनकी रुचि का कि उनकी क्या पसंद है इसका ख्याल रखता और ये भी ध्यान रखता कि मेरे किसी काम से या जो भी मैं लिखूं और अपनी पत्रिका में भेजूं, छापूं, उससे जो पाठक है उनको सतपथ से मैंने सही रास्ते से विचलित होने का, भटकने का अवसर प्राप्त ना हो। संशोधन के द्वारा जो भी लेख आते तो उसमें संशोधन माने सुधार के द्वारा लेखों की भाषा को अधिक पाठकों की समझ में आने लायक कर देता। एडिटिंग भी करते ना तो पाठकों सरल भाषा कर देते तो जो अधिक पाठकों की समझ में आ सके। वह उस समय यह ना देखते कि जो संशोधन करते समय जो शब्द वो लिख रहे हैं वो अरबी का है, फारसी का है या तुर्की का है। वो तो यह सिर्फ देखते कि उस समय जो भाषा लोग समझते हैं उसमें ये शब्द आ रहे हैं कि नहीं। इस शब्द वाक्य या लेख का आशय लोग समझ जाएंगे, अधिक पाठकों की समझ में आना चाहिए। अल्पज्ञ होकर, कम ज्ञानी होकर भी मैंने अपनी विद्वानता, है ना, की झूठी छाप पाठकों पर छोड़ने की कोशिश नहीं की।
गॉड ब्लेस यू बच्चों। घरों में सुरक्षित रहते हुए पढ़ें।